नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन और अनुग्रह दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव 2.0। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने, जिसमें आशीष तिवारी का संयोग है। इसका समन्वय और आयोजन आभा चौधरी द्वारा किया जा रहा है। इसका संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इसकी साक्षात्कारकर्ता हैं दिव्या। पिछली कड़ी में हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स रिजम से रिलेटेड विषयों पर बात की थी। हमने उनके हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड विषयों पर बात की थी। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस में उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं इस पर भी बात की थी। अब इस विषय में हम सीनियर सिटीजन्स के लिए और क्या प्रावधान सरकार द्वारा करवाए गए हैं, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीए प्रकाश चंद सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे और वायुयान के अंदर सीनियर सिटीजन को 50% की छूट है, लेकिन आजकल वो छूट ज़्यादा मायने इसलिए नहीं रख रही है कि अलग अलग जो कैरियर है, एयर कैरियर्स, उनकी डिफरेंट रेटें डिफरेंट टाइम में होती है। इसलिए बहुत सी बार ये लगता है कि उस बेनिफिट का सीनियर सिटीजन को ज़्यादा बेनिफिट मिल नहीं पा रहा है। इसी तरह रेलवे के अंदर जहाँ ऑलरेडी फैसिलिटीज़ है, सीनियर सिटीजन को एक तो सबसे पहली सुविधा है कि जो 45 ईयर से ऊपर हैं वो अपनी चॉइस की सीट ले सकते हैं। तो नीचे की सीट जहाँ तक है रेलवे देने की कोशिश करती है। कभी कभी उसमें दिक्कत आती है, लेकिन ज़्यादातर केस में देने की कोशिश करती है। तो उसका वो बेनिफिट ले सकते हैं और उस बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से रेलवे ने कंसेशनल रेट टिकट दी है सीनियर सिटीजन के लिए। वो बीच में बंद हो गई थी, अब वो वापस चालू हो गई, तो उसका भी वो बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह एयरपोर्ट पे और रेलवे पे बहुत जगह अगर उनको किसी तरह से चाहिए कि भाई कोई हैंडीकैप्ड है या सीनियर सिटीजन चलने में असमर्थ है, तो उसके लिए उनको फ्री सुविधाएं हैं कि वहाँ पे व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उनको उसके लिए बुक करानी पड़ेगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो अलग बात है कि आदमी अपनी सुविधा को देख के किसी को कुछ दे देता है गिफ्ट, लेकिन दैट इज़ ए फ्री वॉलंटरी सुविधा उपलब्ध है। इसी तरह सीनियर सिटीजन के लिए अलग से काउंटर है एयरपोर्ट पे, और आजकल रेलवे स्टेशन पे भी सीनियर सिटीजन के लिए अलग से काउंटर है। और जब आप चेक इन के लिए जाते हो तो सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल काउंटर है दिल्ली एयरपोर्ट पे। वहाँ जाइए तो आपको सीधी आपकी एंट्री हो जाएगी, आपको बड़ी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़े। सर, पिछली कड़ी में हमने काफ़ी सुविधाओं के बारे में जाना था जो सीनियर सिटीजन्स को मिल रही हैं। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि ट्रैवलिंग के लिए भी कोई सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई खास सुविधाएं होती हैं जो उन्हें मिल रही हों, जैसे रेल या वायुयान? अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो यह है कि अपनी जो उनके पास सेविंग है उसकी तरीके से प्लानिंग करें, क्योंकि जिस तरह का माहौल हुआ और हमारे जो कल्चर में जो दोहराव आया है कि बच्चे आजकल कैरियर नहीं करते हैं,
और इसलिए ओल्ड एज होम की भी आवश्यकता हुई है। और सरकार भी ने भी स्टेट गवर्नमेंट को ये दायित्व दिया है कि जहाँ से भी 10,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है वहाँ पे एक एज केयर होम होना चाहिए। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पैसे भी दे रही है। उसके लिए पूरी अगर प्लानिंग करके दें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस कहती है कि 150 लोगों के लिए कम से कम आप सुविधा प्रदान करो 10,000 की पॉपुलेशन के ऊपर। तो वो जो ओल्ड एज होम है उनमें सुविधाएं फ्री है, कहीं कुछ प्राइवेट भी लोग भी चला रहे हैं एज ओल्ड है, वहाँ भी अपनी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन उनके पास अगर खुद की सेविंग है तो वो ऐसे भी सीनियर सिटीजन के होम हैं जिनको वो पैसे दे के भी वो सुविधाओं का लाभ उठा सकते। लेकिन उसके लिए उनको प्लानिंग करनी चाहिए कि उनकी जो भी सेविंग है या वो अभी भी अगर कार्यरत हैं तो थोड़ा बहुत जो भी उनकी सेवाओं से आता है उनको प्रॉपर लगाएं, प्रॉपर उसका इन्वेस्टमेंट करें। और बच्चों को भी अगर दें तो उनसे भी ब्याज लें। हालांकि ये कंसेप्ट थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन बच्चों को भी दें। मेरे एक दोस्त के पिताजी हैं, उन्होंने कहा भाई हमने आपको सब कुछ दे दिया है, अब हमारी जो सेविंग है वो हमारे पास रहेगी, किसी को आवश्यकता पड़ी तो वो पैसे लेके जाएगा तो मुझे 12% ब्याज देगा और 6 महीने में पैसे लौटाएगा, ताकि उसको ये नहीं लगे कि ये तो परमानेंट मेरे हो गए, तो दूसरा भाई सोचेगा कि इस भाई को ज़्यादा मिल गया। तो इसलिए 6 महीने में उसका रोटेशन भी फिक्स करो अगर आप उस तरीके की प्लानिंग कर रहे हो। इसके अलावा सीनियर सिटीजन ये भी कर सकते हैं कि उनके पास जो फंड है और जो असेट्स है उनके पास, उन असेट्स के लिए वो लोग अपनी एक विल तैयार कर सकते। विल तैयार करने का ये फ़ायदा है कि उस विल के अंदर वो अपनी इच्छा अनुसार जिसको जितना वो देना चाहें वो अपने परिवार को दें, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर वो कुछ जान देना चाहें तो उसके अंदर वो अपना शो कर सकते हैं। और विल एक बार लिखने के बाद में भी चेंज हो सकती है और विल प्लेन पेपर भी लिखी जा सकती है और रजिस्टर विल भी की जा सकती है। अगर आप रजिस्टर विल कराते हो तो उसका तरह एग्जीक्यूशन में थोड़ा आराम हो जाता है, लेकिन उसके लिए आज के जो प्रोनोट की प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आप जनरल विल भी लिखें और उसके अंदर एग्जीक्यूटर उस आदमी को बनाए जो भारी भरकम आदमी हो, जिसका सामाजिक जीवन में प्रभाव हो और जो आदमी ईमानदार भी, उसका अगर सामाजिक जीवन में प्रभाव है तो परिवार के लोगों को बिठा के उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है। इसीलिए विल में एग्जीक्यूटर की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका है, उसको न्यायालय भी स्वीकार करता है। इसलिए विल के लिए एग्जीक्यूटर को वो तय करे कि किसके ऊपर उसको विश्वास है, उस तरीके से गए और विल के माध्यम से वो अपने परिवार के लोगों को भी कंट्रोल में रख सकता है ताकि उसकी सेवा होती रहे। और वो विल में एक डिस्क्लेमर भी जान सकता है कि अगर मेरी मेंटेनेंस ये लोग नहीं करेंगे तो जो मैंने इनको कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है वो ट्रांसफर वापस मेरी हो जाएगी। इस तरह के क्लॉज भी वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आजकल कोर्टों के भी डिसीजन आ चुके हैं कि अगर कोई परिवार का जिस बुजुर्ग ने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया और सक्षम बनाया है, अगर वो उसको अगर मेंटेनेंस देते हैं तो सरकार की तरफ से भी न्यायालय ने कहा है कि कम से कम उसको 10,000 रुपये मेंटेनेंस सीनियर सिटीजन को देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सीनियर सिटीजन के लिए खड़ा कौन हो और लिटिगेशन की प्रोसेस कौन पूरा करे। इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा और सरकार की तरफ से भी जो लीगल एड की डिपार्टमेंट है उनको थोड़ा सजग होकर कार्य करना पड़ेगा, तभी इसकी पूर्णावती हो सकती है। अदरवाइज ये सब योजनाएं, ये सब बातें धरी की धरी रह जाए। सर, सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या प्रावधान दे रही है उनकी सेफ्टी के लिए, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं तो यही चाहता हूँ कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पीढ़ी को थोड़े संस्कारों में कमी ज़रूर हुई है, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादातर पीढ़ी अपने माँ बाप को ध्यान रखेगी। और आप भी कोशिश करो कि आपके बच्चे भी आपका ध्यान तभी रखेंगे जब आप अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मैं तो कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर, इस देश की जो संस्कृति और सभ्यता है उसमें वृद्धा आश्रम का कोई कंसेप्ट नहीं। फॉर्चुनेटली वृद्धा आश्रम की अगर योजनाएं इस देश में बन रही है या बनानी पड़ रही है, ये तो बहुत पीड़ाजनक है। और मैं तो एक बात कहता भी हूँ
कि जिनके पास साधन ज़्यादा है, जो संपन्न लोग हैं, जो विल लिखने के काबिल भी है, उन लोगों को ही दिक्कत ज़्यादा हो रही है। उन लोगों को ही दिक्कत ज़्यादा हो रही है, उनके लिए वृद्धाश्रम ऑप्शन हुआ है। अदरवाइज़ मेरे देश का गरीब और जिसकी आमदनी BPL से बिलो भी है, वो भी कोशिश करता है कि उसके माँ बाप को वो अपने पास रखे, चाहे वो अपनी बीवी से लड़ाए झगड़े, लेकिन उसके बावजूद मुझे आज तक गरीब बस्ती में माँ बाप बिखरे हुए नज़र नहीं आए। वृद्धाश्रम गरीब आदमी फिर भी अपने माँ बाप को रखता है, अभी भी वो वृद्धाश्रम के कंसेप्ट में नहीं गया है। अफसोस मुझे यह है कि जो ज़्यादा साधन संपन्न लोग हैं, उनके माँ बाप रुल रहे हैं, उनके माँ बापों को तकलीफ़ हो रही है, जिन्होंने बच्चों को बड़ा किया, अपना सारा जीवन की कमाई बच्चों के कैरियर पे खर्च कर दी, वही बच्चे आज बेगाने हो रहे हैं। जबकि जो गरीब बच्चा, मैं तो बल्कि आजकल कहता हूँ कि इस कैरियर से तो बढ़िया है वो गरीब का बच्चा जिसने अपने माँ बापों के लिए वृद्धाश्रम की नहीं सोची कि ज़िंदगी भर सेवा करिए उनकी। उस बच्चे को सलाम है इस देश के, उस बच्चे वो एकलव्य की तरह अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, और जिनके लिए हमने सब कुछ समर्पण किया और जिनके लिए सब कुछ किया, वो बच्चे उनके बेगाने हो गए। इसलिए मेरा तो यही संदेश है कि वो लोग कोशिश करें कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम की ओर जाने के लिए प्रेरित नहीं करें और उनके मन में अनसिक्योरिटी नहीं पैदा करें। आजकल हर बुजुर्ग आदमी में अनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, इसीलिए विल का कंसेप्ट आया है। मेरी 46 साल की प्रैक्टिस में किसी ने भी मुझे नहीं बोला कि विल बनाओ, लेकिन पिछले 5-7 सालों में हर व्यक्ति कह रहा है, हर महिला कह रही है जिसके घर में दिक्कत है, और महिला कह रही है जी कि मेरी विल बना दो ताकि मेरे बच्चे बाद में आपस में झगड़े नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि इस देश की परंपराओं में ये जो गुण लग गया है, उस गुण को दूर करने की भी चेष्टा करें। बाकी तो समय के हिसाब से जो थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है, उस तरीके से अपने को परिवर्तन की ओर जाना ही होगा, क्योंकि समय के परिवर्तन को कोई रोक नहीं पाया है। इसलिए शायद हम भी उस प्रभाव को रोक नहीं पाए, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि हमारे को जो संस्कार और सभ्यता, जो धरोहर हमारे को मिली है इस देश के अंदर, उस धरोहर सभ्यता को हम वापस कामयाब बनाने की कोशिश करें। इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने सुना हमारा एक खास कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अभी दीजिए हमें अनुमति। धन्यवाद।